नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज देश नहीं झुकने देंगे में आज की कवर स्टोरी संसद में जिहाद। जी हां, समाजवाद या समाजघात, क्योंकि संसदीय इतिहास में पहली बार लोकतंत्र के मंदिर संसद में जिहाद का ऐलान किया गया। कवर स्टोरी नंबर 2, क्या सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू? यह बड़ा खुलासा राजनाथ सिंह के दावे को लेकर, इसकी बात। कवर स्टोरी नंबर 3, आज संसद में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद में भौं भौं करने लगी। मतलब अपने बयान को जस्टिफाई करने के लिए भी करना पड़ रहा है। कवर स्टोरी नंबर 4, यूपी में एक और घुसपैठियों पर योगी का डंडा चलना शुरू हो गया है। उधर बंगाल में घुसपैठियों पर ममता वाली खबर आ रही है। दोनों की बात, योगी वर्सेस दीदी। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, संसद में जिहाद, समाजवाद या समाजघात। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। इसका वास्तविकता से क्या संबंध है? कभी राहुल गांधी जी कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। साहब, यह खबर आपका दिमाग घुमा देगी। कल तक भारत में इस बात पर विवाद था कि क्या जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों को खुलकर जिहाद के लिए भड़का रही है। क्या जमीयत मदनी साहब खुलकर भड़का रहे मुसलमानों को? जुल्म, जब जब जुल्म तब तब जिहाद की बात कहकर मुसलमानों को क्या उकसा रहे मदनी जमीयत? इस बात की बात हो रही थी ना। लेकिन साहब, आज जो हुआ है ना, उसने सबको हैरान कर दिया है। भारत की संसद में वो हुआ जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुआ शायद। संसद में गूंजा जिहाद। बिल्कुल आपको नहीं होगा भरोसा, मैं जानता हूं। जब मैंने भी ये खबर सुनी, भरोसा नहीं हुआ। संसद में जिहाद का ऐलान, मतलब मदनी साहब का समर्थन करते करते हमारे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय सांसद ने संसद से जिहाद का ऐलान कर दिया। ये कौन है? ये समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। इनका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। ये रामपुर से आते हैं, रामपुर से सांसद हैं। नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। वक्फ कानूनों की बात करते हुए, वक्फ को लेकर थोड़ा गुस्सा थे, वो सारी चीजें हो सकती हैं। कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की जिंदगी तंग की जा रही है। कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा? चलिए यहां तक ठीक। आगे जुल्म और इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक। आगे का दोबारा जिहाद करना पड़ेगा। ये मदनी से भी 2 कदम आगे निकल गए। मदनी, चलिए वो तो एक जमीयत, एक संस्था है, उसके प्रमुख हैं। इनको तो जनता ने चुनकर जिहाद करने के लिए भेजा है क्या? इनको जनता ने वोट जिहाद करने के लिए दिए हैं। मतलब जनता के प्रतिनिधि, देश के संविधान की शपथ लेने वाले एक माननीय सांसद संसद से जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। मतलब संसद से, अब आप बुरा लगेगा, कहेंगे कि ये तो सांसद है, लेकिन खुलकर ऐसे जिहाद का ऐलान कर रहे हैं जैसे जिहादी हैं। क्योंकि जिहाद तो बहुत ही पवित्र जो शब्द माना जाता है ना इस्लाम में, बहुत ही पवित्र है। अन्याय और जो है नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ लड़ना होता है जिहाद। ये इन्होंने किया है जिहाद का ऐलान। मैं कुछ भी कहूं, पहले एक बार समाजवादी पार्टी के सांसद संसद में किस तरह से जिहाद का ऐलान कर रहे हैं वो सुनिए आप, फिर आपको बताएंगे कि इसको ना इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संभवतः पहली बार एक चुने हुए सांसद ने संसद में लोकतंत्र के मंदिर में जिहाद का ऐलान किया है। यह भारत में गृह युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश भी हो सकती है। पहले सुनिए। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा
तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया उनके बयान को। ये मुझे अभी अभी खबर मिल रही है, नदवी के इस जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। इन्होंने दिया कैसे, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए संसद लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन हालांकि अब ये खबर आ रही है, मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के सांसद, जिहाद का ऐलान, उनके जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से अब हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब नदवी के बयान को कार्रवाई से हटा दिया गया है। यानी कि लेकिन सवाल है साहब कि मोहिबुल्लाह नदवी ने जिस तरह संसद में जिहाद की बात की, अब ये जानना है आज, ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है ना, इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। मतलब क्या डिनायल आ गया कि अखिलेश यादव ने बोला कि क्या बोल दिया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या अखिलेश यादव जी मोहिबुल्लाह नदवी के जिहादी विचारों का समर्थन करते हैं? क्या अखिलेश यादव की सहमति से इन्होंने यह बयान संसद के पटल से दिया? क्या समाजवादी पार्टी का संसद के मंच को जिहाद के लिए इस्तेमाल करना चिंताजनक है या नहीं है? और मुसलमानों को दबाए जाने की बात कहकर समाजवादी पार्टी कह रही है जिहाद जिहाद, ये समाजवादी पार्टी के सांसद। आज जानना ही कैसा जिहाद होगा? अगर जुल्म, चलिए कथित जुल्म ये कह रहे हैं, तो कैसे जिहाद होगा? वक्फ को लेकर गुस्सा, जिहाद का ऐलान, तो वक्फ तो संवैधानिक तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो क्या देश की संसद के खिलाफ जिहाद, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद? मतलब किसके खिलाफ जिहाद होगा? और जिहाद होगा तो कैसे होगा? मतलब क्या संविधान के तहत यह जिहाद होगा? किस व्यवस्था के खिलाफ यह होगा? मतलब जिस देश के कानून, संसद, लोकतांत्रिक व्यवस्था के दम पर वो सांसद बनकर खड़े हैं, क्या उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिहाद का नाम देकर चुनौती दी जाएगी? दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी? सवाल यह कि वक्फ कानून को तो साफ संवैधानिक तरीके से संसद और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है, ये तो फैक्ट है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, माननीय कहलाने लायक हैं, जो जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, क्या उनको माननीय कहना चाहिए? ये माननीय लोकतंत्र, संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद करेंगे? अच्छा, ये कुछ सवाल है, इसको पढ़िएगा साहब। ये क्या समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड है, समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, हाँ या ना? नंबर 2, क्या जिहादी विचारधारा को अखिलेश यादव जी का समर्थन है, हाँ या ना? सीधा सा सवाल। नंबर 3, संसद के मन से मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाना क्या सही है, हाँ या ना? सवाल नंबर 4, समाजवादी पार्टी कैसे जिहाद करेगी, किसके खिलाफ करेगी? बहुत जरूरी है। वैसे संसद के अंदर नदवी की ये जिहादी जुबान देश के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि मजहबी जलसों में की जाने वाली बातें अब देश के संसद में की जा रही हैं। वैसे कहा जाता है कि बोलने की आजादी नहीं है, आप सोच कर देखिए, ये लोग कहते हैं दबाया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। देश की संसद से खुला जिहाद का ऐलान और इनके पास बोलने की आजादी नहीं है। सब देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और संविधान की शपथ लेने वाले एक सांसद ने मुसलमानों को संसद से जिहाद के लिए उकसाया है। नदवी का यह बयान मेरी नजर में मदनी से ज्यादा डेंजरस, क्योंकि अब देखिए, मदनी से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, मदनी ने तो मतलब जब जुल्म तब तब जिहाद वाली तकरीर एक मजहबी जलसे में दी थी। वो एक चुने हुए सांसद तो है नहीं, माननीय तो है नहीं, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी ने तो संसद को ही मजहबी तकरीर का मैदान बना दिया। मतलब मदनी संसद के प्रतिनिधि नहीं है, नदवी तो हैं साहब। वो भूल गए कि वो संसद में मौलाना की हैसियत से नहीं, वो एक माननीय, मौलाना नहीं माननीय है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से जिहाद की कॉल क्या भारत में धार्मिक संवेदनशीलता भड़काने वाली है? मैं मानकर चल रहा हूं साहब, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है ही नहीं कि समाजवादी पार्टी को ना पता हो कि संसद में मुसलमानों को दबाए जाने की बात कहना, जुल्म और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए दोबारा जिहाद की बात करने से मुसलमानों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है। नदवी का बयान आप जानते हैं सोशल मीडिया पर उसके बाद हैशटैग जिहाद इन पार्लियामेंट के नाम से ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग जिहाद इन पार्लियामेंट, कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे हिंदुओं को खुली धमकी बता रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने कहा है साहब कि समाजवादी पार्टी भारत में जिहाद की बात करके हथियारबंद संघर्ष के लिए उकसा रही है, ठीक। और संसद में जिहाद की बात करने वाले मोहिबुल्लाह, वैसे ये हैं रामपुर से सांसद, वो रामपुर से एमपी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% है,
बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उस जमीयते उलेमा हिंद को जिहाद पर सही ठहरा रही है जो खुलकर आतंकवादियों का समर्थन करती है। यह बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है, शहजाद पूनावाला का पोस्ट है। इससे पहले प्रदीप भंडारी का था, उनके केस लड़ती है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, नदवी ने अपने जिहादी बयान को लेकर सफाई भी दी। अच्छा, अब अपडेट ले लीजिए। एक और खबर है, उन्होंने बड़ा बवाल हुआ, संसद से जिहाद का ऐलान कर दिया, बड़ा बवाल हुआ, सफाई देनी पड़ी। सफाई भी क्या, मीडिया कह रहे हैं कि ये जिहाद, तो फिर ये मीडिया के खिलाफ जिहाद वाला भी कुछ उन्होंने बात करी, सुनाऊंगा मैं आपको। मीडिया पर गलत ढंग से बातें पेश करने का आरोप लगाते हुए मीडिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। सुनिए। तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं, आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जहाँ तक दबाने का प्रश्न है, अगर दुनिया में मुस्लिमों का कत्लेआम किया है तो मुसलमानों ने किया है। हुसैन को हमने नहीं मारा था, कलमा पढ़ पढ़ के हुसैन को मारा गया था। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें विश्वास रखते हैं। यहां साहब संसद में जिहाद का ऐलान हो रहा है, उधर यूपी में घुसपैठियों को भगाने का ऐलान, डिटेंशन सेंटर, और बंगाल में क्या खबर आ रही है घुसपैठियों पर ममता वाली। अब बात इसकी। কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে, সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अब चुनाव के समय याद आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इतने दिन से याद नहीं आया। एक बात, सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अब देखिए, ये घुसपैठियों से निपटने के दो मॉडल हैं साहब, ममता वर्सेस योगी, योगी वर्सेस दीदी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, वहां पर खोले जाएंगे मे आई हेल्प यू सेंटर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक एक को ढूंढ ढूंढ कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। ये दो मॉडल आप समझ कर देखिए, एक तरफ बंगाल जहां खोलेंगे मे आई हेल्प यू सेंटर, किसके लिए, और एक तरफ खोल रहे हैं यूपी में डिटेंशन सेंटर। मतलब भारत में अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं पर कल क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, याद है आपको, मैंने बताया था, बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि रेड कारपेट बिछा दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध तरीके से घुसकर आने वालों के लिए लाल कालीन बिछाकर स्वागत करें क्या। और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को, कल्याण बनर्जी ने टीआरपी बढ़ाने वाली, वो कह रहे थे कि आजकल जजेस बहुत ज्यादा बोलते हैं, टीआरपी बढ़ाने वाली टिप्पणी बताया था घुसपैठियों को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्टिस सूर्यकांत ने कि रेड कारपेट बिछा दे घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए। हैरानी की बात क्या है जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आज बंगाल में राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए एक तरह से मैं कहूंगा यह घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ाने वाला बयान है और रेड कारपेट बिछाने वाला बयान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से डरकर भाग रहे रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की खबरों के बीच एक बयान दिया जो घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ाने वाला माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा।
अच्छा, अगर भेजा भी जाएगा तो किससे भेजा जाएगा? अब आप सोच कर देखिए वो किसकी बात कर रही हैं। अब वो भी किसी का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन वो कह रही है डिटेंशन सेंटर किसी को नहीं भेजा जाएगा। अब अगर भेजने की बात होगी भी तो किससे भेजा जाएगा? घुसपैठियों को। वो कह रही है वो सबकी देखभाल करेंगी, किसी को नहीं जाने देंगी। दीदी ने भी कहा कि वो मे आई हेल्प यू सेंटर शुरू करने जा रही है। किसके लिए दीदी, किसके लिए? वो कह रही है हालांकि ये वही ममता बनर्जी, वैसे ये भी याद दिलाना जरूरी है 2005 में ना घुसपैठियों को बंगाल के लिए ममता बनर्जी आपदा बता चुकी हैं, आपदा, और वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल होने का विरोध कर चुकी हैं। लेकिन साहब सीएम बनने के बाद घुसपैठियों को लेकर उनका स्टैंड बदल गया। 2019 में उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। अच्छा, बीजेपी मानती है, बताती है कि 2019 में ममता बनर्जी कह चुकी है कि उनके रहते कोई इन्हें हाथ लगा कर दिखाए। अब ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगी। यूपी में तो भेजा जाएगा, वो बंगाल की बात कर रही है, किसी को वो डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगी। ममता बनर्जी का बयान कब आया? तब आया, यहां देखिए अलग ही मॉडल चल रहा है साहब। योगी आदित्यनाथ यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। उन्हें पकड़कर रखा जाएगा, किन्हें? घुसपैठियों को। किसी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधे सीमा पार पहुंचा दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट। यहां डिपोर्ट, वहां सपोर्ट। यूपी में डिपोर्ट, बंगाल में क्या सपोर्ट? तय करिएगा। पहले बयान देखिए जिसे बीजेपी घुसपैठियों के लिए टीएमसी की ममता बता रही है, फिर बताएंगे बीजेपी जिन घुसपैठियों को दीदी का दुलारा बता रही है यूपी में कैसे शामत आ गई है उनकी, दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए दीदी का बयान। আছি আপনাদের পাহাড় আমি দেখে রাখবো আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। एक बार ये बयान दोबारा से सुनाइए ना, एक बार दोबारा से सुनाइए, क्योंकि हमने नीचे बबल लिखा है, उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। दोबारा से सुनाइए, बंगाली भाषा में बोल रही हैं दीदी। एक बार सुनाइए, दोबारा से सुनिए बयान। আছি আপনাদের পাহাড় আমি দেখে রাখবো আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। मे आई हेल्प यू सेंटर, आप बताइए साहब, मे आई हेल्प यू सेंटर। बंगाल के लोगों का हक मार रहे हैं अगर कुछ लोग, ये बंगाल के लोगों का हक मार नहीं हुआ ना, कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से आकर यहाँ आप लोगों का हक मार रहा है। दीदी कह रही है मे आई हेल्प यू सेंटर्स खोले जाएंगे। वैसे एक और दीदी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है युद्ध स्तर पर। यूपी से, अब सुनिए आज की खबर क्या है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऑर्डर आ गया है साहब। चुनाव है 2027 में, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेगा। इसके तहत यूपी के 17 निकायों में रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने के लिए कह दिया गया, कोई नहीं बचेगा। सख्त ऑर्डर है योगी सरकार का। राज्य में रह रहे घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटरों में रखो और तय प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को उनके देश ससम्मान डिपोर्ट कर दिया जाए। भाई अतिथि तुम कब जाओगे, उनको भेज दिया जाएगा। योगी सरकार का ऑर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब दो मॉडल आप समझिए ना, एक तरफ ममता मॉडल, वो कह रही है मे आई हेल्प यू सेंटर, एक तरफ योगी मॉडल। आपको क्या चाहिए, देश क्या मांगे, योगी मॉडल या ममता मॉडल? घुसपैठियों को लेकर आप लोग तय करिए। मैं सिर्फ आपको दो मॉडल बता रहा हूं कि डिटेंशन सेंटर में घुसपैठी अपने देश डिपोर्ट किए जाएंगे। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वक्त पहले एक कथित खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि लखनऊ नगर निगम में 80% सफाई कर्मी जो है उनको लेकर कुछ संदेह है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार के इस आदेश के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस तो फुल एक्शन मोड में है साहब। यूपी में जिन जगहों पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के छिपे होने का डाउट है ना, देखिए यूपी के नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं, 17 जगह, वहां चेकिंग शुरू हो गई है, कोई नहीं बचेगा। संदिग्ध लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें उन्हें अपने परिवार की पूरी डिटेल के साथ साथ आधार, वोटर कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज भी लगाने पड़ रहे हैं। और इस अभियान में जो घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसको फिर भेज दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर, वहां से डिपोर्ट, नो सपोर्ट, ओनली डिपोर्ट। सुनिए,
उत्तर प्रदेश पुलिस और नगर निगम के अधिकारी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं इस तरीके के कॉलोनियों में। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं आर्यन नैन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से का फॉर्म भरवाया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, उनका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। और इस फॉर्म को अगर देखें तो ये पहले एक पेज, उसके बाद अगर आप देखें तो उनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार यहाँ पर रखे गए हैं, आधार के अलावा फैमिली मेम्बर्स के बाकियों के आधार रखे गए हैं। हेड ऑफ द फैमिली के द्वारा भरवाया जा रहा है ये फॉर्म। उसके बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। यहाँ पर आप लोग यहीं पे रहते हैं जी? कहाँ के हैं आप लोग? मूल रूप से रहने वाले? असम के। असम के। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया है? NRC दिया है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो घर का नंबर वो सब दिया गया है। अधिकारियों ने क्या पूछा आपसे? जी, कितने सालों से रह रहे, परिवार कितने हैं और आपका NRC है या नहीं। हम लोग एक NRC सब जमा कर चुके हैं। सब कुछ जमा कर दिया? आपने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए? हम यहीं के भैया लोकल हैं, बस्ती के। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ। अच्छा देखिए, बार बार ये जो शब्द आप सुन रहे हैं डिटेंशन सेंटर, ये दरअसल उस जगह को कहते हैं, एक सेंटर है जहां गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली देश में घुसपैठ करने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है। इल्लीगली कोई अगर आप घुस आए हैं, और विदेशी कानून 1946 के सेक्शन 3 के अनुसार भारत सरकार के पास अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने का अधिकार है, डिपोर्ट कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। इसी कानून में एक और प्रावधान है, प्रोविजन है कि कोई राज्य चाहे तो वो भी डिटेंशन सेंटर बना सकता है। इसलिए यूपी में 17 जगह मंडलों पर बनाए जा रहे हैं साहब। अब देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का ये एक्शन उस ऑर्डर के बाद शुरू हुआ जिसमें यूपी के सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और वहां पढ़ने वाले मौलानाओं की ATS जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल वो जो दिल्ली वाला ब्लास्ट था ना, लाल किला, उसके बाद योगी सरकार ने ATS को कहा था कि राज्य के सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्र, उन्हें पढ़ाने वाले मौलवियों, वहां काम करने वाले स्टाफ की पूरी जानकारी जुटाएं। यहां तक कि मदरसों को चंदे की भी डिटेल देने के लिए कहा गया है। अब इस कार्रवाई को कुछ मुस्लिम संगठन मुसलमानों में डर फैलाने की कार्रवाई बता रहे हैं, और अब घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर खोले जाने की खबर से समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है। कह रही कि योगी सरकार 2027 के चुनावों की वजह से ऐसा कर रही है, और 27 में खुद बीजेपी डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। वहीं कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा था कि घुसपैठियों को लॉन्च पैड देने से रोकना होगा। सुनिए। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे, नहीं बनने देना है। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। लेकिन अब बात करेंगे सनातन का अपमान इस देश में है सबसे आसान बात कांग्रेस के हिंदू विरोध की। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉందా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనుమతి? हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। దేవుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు। అవునా? ये लोग को जनता ने नकार दिया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मीडिया का अट्रैक्शन के लिए ऐसे ओछे काम करते हैं। कोई भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की भी भावनाएं आहत ना हो। देखिए, खबर बताने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। जिस तरह का बयान CM रेवंत रेड्डी ने दिया ना हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म में इतने देवता, 3 करोड़ हनुमान जी को मानने वाले, ये वो, जिस तरह का बयान उन्होंने मजाक उड़ाया, अगर इस तरह का बयान वो किसी और धर्म के लेकर कोई भी दे देता, आज नहीं देना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन किसी और धर्म के बारे में किसी और नेता ने, बीजेपी के नेता ने, यह दे दिया होता इस तरह का, तो आज सड़कों पर जल से निकल रहे होते हैं।
नारेबाजी, पोस्टर और पता नहीं क्या क्या, सुरक्षा देनी पड़ गई होती उस नेता को। लेकिन यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं कह रहा हूं सनातन धर्म का अपमान सबसे आसान, सबसे आसान। ये रेवंत रेड्डी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, ये बिहारी डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं। एक और बयान दिया था, कांग्रेस मतलब मुसलमान कहने वाले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की बात करते हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर मैं कहूंगा कि ऐसा बयान दिया है, ऐसा बयान दिया जिसकी जितनी आलोचना की जाए ना खुलकर कहेंगे बहुत कम होगा। सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी पूछ रही कि ये एक्चुअली रेवंत रेड्डी हिंदू ही है ना। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कहीं इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया है या कोई और धर्म तो नहीं कबूल कर लिया। बीबीएचपी पूछ रही है वाकई हिंदू ही है ना, क्योंकि कोई हिंदू होकर हिंदू धर्म के लिए ऐसी बात करेगा, ये कल्पना से परे है। मतलब मैं मानता हूं, देखो वोटों की मजबूरी होती है सियासत में, वोटों की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन एक वर्ग के वोट के लिए दूसरे वर्ग की आस्था पर चोट, वहां मिल जाएंगे वोट, वो भी कोई हिंदू। मतलब वो मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुओं के 3-3 करोड़ देवता कुंवारे हैं उनके। अच्छा एक बार मैं बताता हूं उनका बयान क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं। हंसी मजाक चल रहा है, समझिएगा, खी हंसी मजाक चल रहा है। हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़? इतने देवता क्यों हैं? इतने देवता होने की वजह बताते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं में जो लोग कुंवारे हैं उनके भगवान हनुमान है। ये बताइए, मैं हैरान हूं, रेवंत रेड्डी हिंदू है, उन्हें नहीं पता बजरंगी, हनुमान, उनको तो चाहे मैं कह रहा हूं जो उनको नहीं मानते वो भी उनको पूछते हैं, जो मानते हैं वो भी उनको पूछते हैं, वो भी उनको पूछेंगे। जो मैं भी कोई मतलब वो कह रहे हैं जो लोग कुंवारे उनको उनके भगवान हनुमान, जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए दूसरे भगवान, जो शराब पीते हैं उनके लिए अलग भगवान, मुर्गे की बलि देने वालों के लिए अलग देवता, दाल चावल खाने वालों के लिए अलग भगवान। अंत में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं में हर ग्रुप का अपना अपना अलग भगवान है। अब आप सोच कर देखिए, मतलब मैं कह रहा हूं वहां हंसी मजाक चल रहा है, नेताजी खी कर रहे हैं, बहुत आसानी से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बात ठीक है, देखिए हिंदू ना टॉलरेंट है, सहिष्णु है, लेकिन फिर भी ऐसा मजाक उड़ाना चंद वोटों के चक्कर में। बीजेपी आग बबूला, संत समाज सड़कों पर, कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के किसी नेता को कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा ये भी देखिए दिलचस्प होता है, इंडिया अलायंस के किसी नेता को कोई दर्द अब तक तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई सफाई मांगी जा रही हो। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कह दिया, कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं आप? कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं सफाई मांगी जा रही, क्यों कहा ऐसा बयान, किस लिए कहा, कोई नहीं पूछेगा। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के मंच से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं की आध्यात्मिक आस्था का घोर अपमान किया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बोला कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा, राहुल गांधी बुलवाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। रेवंत रेड्डी ने सनातन में देवी देवताओं की संख्या को लेकर मजाक उड़ाया। उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं में आस्था रखने वाले सनातनियों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि हिंदू धर्म में हर ग्रुप के अलग अलग भगवान हैं। ऐसा करिए, मेरा तो मन ही नहीं था यह बयान सुनाने का, लेकिन साहब एडिटोरियल मजबूरी है, एक बार सुनाना पड़ता है, सुनाना चाहिए, ताकि आप लोगों की भी आंखें खुलें कि एक वर्ग के वोट के लिए कैसे दूसरे वर्ग की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक बार बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले रेवंत रेड्डी के परिवार में देवी देवताओं के प्रति कितनी आस्था है, वो की है। पहले एक बार सुनाइए, बयान सुनाइए आप। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? देखिए वोटों की मजबूरी समझी जा सकती है, और कोई हिंदू हो और उसे हिंदू देवताओं देवी देवताओं के बारे में इस तरह का बयान देना पड़े, क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि रेवंत रेड्डी वाकई हिंदू ही है ना, हिंदू ही है ना, बल्कि वो खुद एक हिंदू हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी जी के परिवारजनों के जो नाम हैं वो हिंदू देवी देवताओं और ग्रंथों के नाम पर हैं। रेवंत रेड्डी जी के पिताजी का नाम नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा भगवान विष्णु के अवतार का नाम। रेवंत रेड्डी जी की माता जी का नाम रामचंद्रम्मा, मतलब राम के गुणों वाली पूजनीय स्त्री, उनकी माता जी का नाम।
रेवंत रेड्डी की पत्नी का नाम गीता। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पवित्र ग्रंथ है गीता, जबकि खुद रेवंत भगवान सूर्य के सबसे छोटे बेटे का नाम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के माताजी, उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी सब हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से उनके नामकरण है। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मतलब आप जानते हैं वो सब क्यों दिए जाते हैं। मतलब शायद कोई आस्तिक सनातनी उनकी हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली भाषा को शायद बर्दाश्त करे, इसलिए तेलंगाना में विधायक और फायरब्रांड जो बीजेपी के नेता हैं टी राजा सिंह, उन्होंने रेवंत रेड्डी से सीधा सवाल पूछ लिया, साहब इस्लाम धर्म अपनाने का मन बना लिया है क्या? उन्होंने आरोप लगाया कि एक सूबे का मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेवंत रेड्डी बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। टी राजा ने रेवंत को नालायक मुख्यमंत्री बता दिया। दूसरी ओर तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये देखिए वो तस्वीरें, उनके बयान पर माफी मांगने की मांग की। ये देखिए सरकार चला रहा है रेवंत रेड्डी, एक मजहब के लोगों को और एमआईएम के पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम ये रेवंत रेड्डी कर रहा है। हिंदुओं का मनोभावना इस कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। हम अय्यप्पा स्वामी दीक्षा में हैं, जानबूझकर पुलिस वालों ने मिलकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के नेताओं पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। अभी वो एक वीडियो आया था, याद है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुखिया सुक्खू साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो राधे राधे जब बच्चे कह रहे थे उस पर ऐतराज जाहिर किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया था। खुद जो कांग्रेस की मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट में वो आरोप लगते हैं ना, वो एफिडेविट राम काल्पनिक वाला, उसको लेकर, और कांग्रेस के सहयोगी दल भी, अब वो उदयनिधि स्टालिन, वो तो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया वगैरह सब कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू बता चुके हैं, ममता बनर्जी कुंभ को मृत्यु कुंभ बता चुकी है, बीजेपी भड़की हुई है। सुनिए। प्रकार से रेवंत रेड्डी जी ने और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने, किसी ने राधे राधे के खिलाफ आपत्ति जताई है तो किसी ने सभी देवी देवताओं के विषय में गाली दी है। मुझे लगता है कांग्रेस का डूबना तय है। ये लोग को जनता ने नकार दिया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मीडिया का अट्रैक्शन के लिए ऐसे ओछे काम करते हैं। जो कुछ कहा होगा मुख्यमंत्री सोच समझ के कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेहरू की बाबरी फाइल्स की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल। देखिए खबर भी हम कब दिखा रहे हैं, अगली खबर, अभी पिछली खबर हम दिखा रहे थे हिंदू धर्म को गरियाया जा रहा था, इसलिए सवाल उठता है हिंदू धर्म को गरियाएंगे लेकिन बाबरी बनवाएंगे, उसके लिए अब धमकाएंगे। अयोध्या से पहले इनकी बात कर लेते हैं, हुमायूं कबीर की। अयोध्या से करीब 870 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक अब धमकी पर उतर आए हैं। धमकीबाज हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने बंगाल पुलिस को धमकी दे दी खुली खुली। 6 दिसंबर को पूरा हाईवे मुसलमानों के कंट्रोल में होगा। 6 दिसंबर को पूरा हाईवे मुसलमानों के कंट्रोल में होगा। उन्होंने मुर्शिदाबाद पुलिस को धमकाते हुए कहा कि आग से मत खेलो। मुर्शिदाबाद पुलिस के एक अधिकारी का नाम लेकर उसे धमकाते हुए टीएमसी के लॉ मेकर विधायक ने कहा कि जब मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा तब तुम समझोगे। ये बाबरी के लिए कुछ भी करेंगे।
ये बाबरी बनाने के लिए या मस्जिद, बाबरी नाम की मस्जिद बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले को धमका रहे, तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा तब तुम समझोगे, आग से मत खेलो। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक रही है। उन्होंने बंगाल पुलिस को सत्ता का रसूख दिखाते हुए धमकाया कि यह सरकार मुसलमानों के वोट से बनी है, लेकिन बंगाल पुलिस के अधिकारी आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। पहले ये धमकीबाज विधायक का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा दावा कर दिया। वो भी बड़ा विस्फोटक दावा है। नेहरू सरकारी पैसे से, सरकारी धन से, सरकारी फंड से बाबरी की मरम्मत कराना चाह रहे थे। वो वाली बात भी करेंगे, लेकिन पहले धमकीबाज विधायक की धमकी सुनिए। আপনার মতন এসডিপিও আমি থোড়াই কেয়ার করি না, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না। আপনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আপনাকে। মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে। ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএস এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। ये धमकी दे सकते हैं साहब, खुली धमकी दी जा रही है। लेकिन बंगाल ना कोई लोकतंत्र खतरे में आएगा ना संविधान खतरे में आएगा। लेकिन बाबरी का जिक्र आज दरअसल गुजरात के वडोदरा में भी हुआ। ये भी वो सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। गुजरात के वडोदरा में भी बाबरी का जिक्र हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद को लेकर कांग्रेस पर बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। अब ये सुनकर सबके दिमाग में वो सब आ गया। राम मंदिर का तो बड़ा विरोध किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कोर्ट में खड़े हो रहे थे राम मंदिर के खिलाफ। वो सारी चीजें, सब तस्वीरें, कपिल सिब्बल सब याद आ गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाबरी के लिए सरकारी खजाने से बाबरी का पुनर्निर्माण कराना चाहती थी कांग्रेस। नेहरू, पटेल ने विरोध किया था। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि यह गलत बयान है, गलत नैरेटिव है, झूठा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी झूठा नैरेटिव फैला रही है, झूठा नैरेटिव कि सरकारी फंड से, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नेहरू कराना चाहते थे। नेहरू बाबरी बनवाना चाह रहे थे फिर से। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि बीजेपी इस तरह के बयान असल मुद्दों से भटकाने के लिए दे रही है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्चुअली ऐसा है भी या राजनाथ सिंह जी झूठ कह रहे हैं? कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के बयान को झूठा बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं जो राजनाथ सिंह के दावे की पुष्टि करता हो। लेकिन साहब, थोड़ी रिसर्च की तो पता लग गया, एक ऐसी किताब है जिससे राजनाथ सिंह, अच्छा ये लिखा, आप पढ़िएगा इसको, राजनाथ सिंह जी के दावे की पुष्टि होती है। इस किताब का क्या नाम है? द सरदार ऑफ इंडिया, बायोग्राफी ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इस किताब को सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी से मिले कंटेंट के आधार पर लिखा गया है। 1936 से 1950 के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल के, ये है वो, ये पेज नंबर 24 ही है। इस पर क्या लिखा गया एक बार मैं आपको वैसे दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा करके आप देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए। 20 सितंबर 1950 को इस किताब में लिखा हुआ है, 20 सितंबर 1950 को नेहरू ने बाबरी का सवाल उठाया। बाबरी को लेकर संवाद हुआ, बाबरी मस्जिद को लेकर पटेल और नेहरू के बीच में बाबरी मस्जिद को लेकर संवाद हुआ। नेहरू ने बाबरी का सवाल उठाया, बाबरी मस्जिद। पटेल ने साफ कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। मतलब नेहरू सरकारी पैसे का इस्तेमाल बाबरी की मरम्मत के लिए करना चाहते थे। से बनवाने का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया था। 30 लाख रुपए जमा हुए थे ट्रस्ट के जरिए। पटेल ने नेहरू से कहा यह एक ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन जाम साहेब और मेंबर मुंशी हैं। इस काम के लिए कोई सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसा, इससे नेहरू चुप हो गए। ये इस किताब में लिखा गया है और यही किताब को संभवतः कोट किया आज राजनाथ सिंह ने, देश के रक्षा मंत्री। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया। उन्होंने क्या दावा किया? 1949 और 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कई लेटर लिखे। उन पर मस्जिद को ठीक करने और प्रभु श्रीराम की मूर्तियों को हटाने का दबाव डाला।
25 दिसंबर 1949 को नेहरू ने इसे गैर कानूनी काम कहा। नेहरू ने बाबरी की मरम्मत और फिर से बनाने के लिए फंड जारी किया। देखिए, हालांकि इन दावों को कांग्रेस बता रही है बेबुनियाद। कांग्रेस सांसद हैं प्रमोद तिवारी, सवाल उठाया कि जब बाबरी 92 में तोड़ी गई तब नेहरू जिंदा नहीं थे, ऐसे में बाबरी को फिर से बनाने का सवाल ही कहां से उठता है। वैसे उन्होंने सुना नहीं, वो बाबरी की मरम्मत, बाबरी के पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे। आरजेडी के सांसद मनोज झा कहा कि अगर ये बयान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने दिया होता तो हैरानी नहीं होती, लेकिन राजनाथ सिंह ऐसा बयान हैरान करता है। सुनिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर्स है वो बन गए। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 60 के दशक में उनका निधन हो गया था, कैसे वो उस समय बात हो सकती थी। ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता तो ना तो मुझे आश्चर्य होता, ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता तो ना तो मुझे आश्चर्य होता, ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। चलिए बात करेंगे संसद में कुत्ता कांड की। आप क्या और क्या बोले? आप क्या और क्या बोले? हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जानवरों को ज्यादा अहमियत हो, जनता को कम। असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में सरकार चलाते हैं। पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना, डॉग। सुधांशु त्रिवेदी के शब्द थे नाटकीय प्रस्तुतिकरण। नाटकीय प्रस्तुतिकरण। दरअसल ये हुआ ये कि इन्होंने आरोप लगाया कि काटने वाले तो संसद में हैं। जब इनसे बयान पूछा गया कि आपके खिलाफ आ सकता है प्रिविलेज मोशन, तो उन्होंने अपने बयान को शायद सही साबित करने के लिए भऊ कर दिया। जी हाँ, एक तरफ तो मोहिबुल्ला नदवी के जिहादी वाले बयान को लेकर बवाल हुआ और ज्यादा विवाद हो गया रेणुका चौधरी के बयान को लेकर। मतलब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के हार से इतनी ज्यादा निराश हो चुकी है कि उनके पास पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। नाटकीय प्रस्तुतिकरण। संसद में कुत्ता आने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राज्यसभा में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उनसे पूछा गया, सिंपल सा सवाल था, पूछा गया। इस सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। रेणुका चौधरी ने जो किया, मतलब मैं कह रहा हूं, पहले उन्होंने बोला कि काटने वाले संसद में है, फिर उन्होंने जो किया, शायद उन्होंने अपने बयान को जस्टिफाई करने के चक्कर में ये कर दिया। एक बार सुनिए हुआ क्या था, पूरा प्रकरण दिखाइएगा। आप क्या और क्या बोले? 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 देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मोदी ने पहले बोला था ड्रामा व्रामा नहीं चलेगा, और यहां तो फुल ड्रामा ही चल रहा है। जब से सत्र शुरू हुआ ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है, हंगामा हो रहा है, सीढ़ियों पर प्रदर्शन हो रहा है, वेल में आकर हंगामे, नारेबाजी हो रही है। लेकिन ये जो पूरा विवाद दरअसल तब शुरू हुआ था, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, सोमवार को रेणुका चौधरी संसद में एक डॉग लेकर पहुंची थी। ये वो तस्वीर है। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि साहब असली काटने वाले तो संसद के अंदर हैं। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। बीजेपी ने रेणुका के इस व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेणुका चौधरी का एक तरीके से समर्थन कर दिया। राहुल ने पूछा कि क्या यहां डॉग अलाउड नहीं है।
पत्रकारों ने कहा कि कुछ क्लियर नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने कहा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है। मतलब रेणुका चौधरी के जिस विवादास्पद बयान ने, आप कह सकते हैं, संसद और सांसदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई कि काटने वाले तो अंदर हैं, उन पर खेद जताने की बजाय राहुल गांधी जी ने एक तरीके से समर्थन कर दिया, अंदर तो अलाउड है। उन्होंने कहा कि काटने वाले संसद के अंदर है, राहुल ने कहा कि मतलब अंदर तो अलाउड है। डॉग विवाद पर राहुल गांधी से मिले समर्थन के बाद रेणुका चौधरी ने आज वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और उस एक्ट का समर्थन करते हुए पवन खेड़ा ने क्या कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। पवन खेड़ा से भी सवाल पूछा गया, सुनिए। उसमें तो चर्चा हो गई, उन्होंने आज जवाब बड़ा अच्छा दिया, उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं, तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को